Rules regarding delivery of goods. Section 31 to 44 provide certain rules with regard to delivery of goods. पहला पॉइंट है मोड ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी, ये हमारा एग्रीमेंट में डिसाइड होता है. अगर एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं है तो हम डिलीवरी के पहले, जस्ट पहले बायर से कंफर्म कर लेंगे, या बायर हमें खुद बता देगा कि डिलीवरी किस फॉर्म में चाहिए. द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 33 which says that delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agrees, या तो वो एग्री कर रहे हैं, और ये चीज डिफाइंड होगी सेक्शन 33 में. ऑल सेक्शंस जो डिलीवरी ऑफ गुड्स के हैं वो है 31 to 44. एग्री shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. डिलीवरी का मतलब ही होता है कि हम पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, सेलर टू बायर, or of any person authorized to hold them on his behalf. Delivery as contemplated in this act may be actual, symbolic or constructive. ये हम तीनों देख चुके हैं कि what is actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery. इन तीनों में से कोई भी मेथड, कोई भी मोड यूज करते हैं तो डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है. Next point, delivery of goods and payment of price. Delivery of goods and payment of price are concurrent conditions. सेलर से बायर तक मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि गुड्स की डिलीवरी होती है, ये होती है डिलीवरी, और बायर से सेलर तक पेमेंट हो जाएगी. ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन. अनलेस एंड अदरवाइज क्या होते हैं, इससे अलग क्या कंडीशन हो सकती है? एडवांस पेमेंट होती है, जिसमें बायर हमें पहले ही कुछ पे कर देता है, या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स होती हैं. बायर की तरफ से हमें पेमेंट पार्ट्स में मिलता है. डिलीवरी भी इस तरीके से पार्ट में होती है, लॉट्स में होती है. तो जो भी कंडीशन है वो हमारी पहले से डिसाइड हो जाएगी. In other words, seller must be ready and willing to deliver, and buyer must also be willing to take delivery and willing and ready to pay the price. कई बार सेलर डिलीवरी के लिए रेडी होता है लेकिन बायर रेडी नहीं है डिलीवरी लेने के लिए, या बायर जो है वो पेमेंट करना चाहता है, सेलर की कंडीशन है कि वो अभी डिलीवरी नहीं दे पा रहा है तो वो पेमेंट भी नहीं. जो भी है, दोनों को विलिंग होना जरूरी है डिलीवरी के लिए और पेमेंट के लिए, और रेडी होना जरूरी है. एग्जाम्पल है, ए एग्रीज एंड डिलीवर्स हिज कार टू बी एंड बी इन टर्न पेज प्राइस फॉर. नॉर्मल है, डिलीवरी एंड पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. As per section 34, a delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole. Progress of delivery of the whole, यानी ये जो पार्ट है वो इस होल का ही पार्ट है, कई पार्ट में डिलीवरी हुई है. Has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of part of the goods with an intention of serving it for the whole. यहाँ पे एक तो मीनिंग है कि ये जो उन्होंने पार्ट गुड्स दिया है वो होल का पार्ट है, उन्होंने लॉट्स में हमें डिलीवर कर दिया. दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फॉर द होल डज नॉट ऑपरेट एज ए डिलीवरी ऑफ रिमाइंडर. इंटेंशन ही आपका ये है, सपोज आपने 100 kg किसी गुड्स को ऑर्डर किया और अब मैं आपको 90 kg डिलीवर कर रही हूँ विच इज इंटेंशन कि आप इसी को 100 kg वाला कॉन्ट्रैक्ट मान लो, रेस्ट बैलेंस 10 kg आपको डिलीवर नहीं करना है, मैं इसी पे क्लोज कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट.
तो यहाँ मेरा इंटेंशन जो है वो इस पार्ट को देने का ये है कि आप इसे होल ट्रीट कर लीजिए। लेकिन तो मैम 100 kg का हुआ है ना? हाँ 100 kg को है, यही आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि दो कंडीशंस होती हैं। एक तो मैंने आपको 90 kg एक लॉट में डिलीवर किया और बैलेंस 10 kg मैंने एक लॉट में डिलीवर किया। ऐसा कब होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा इजी लाइफ में कि आपका घर शिफ्ट हो रहा है, आप हाउस शिफ्ट कर रहे हैं, आपका ये एज्यूम है कि एक जो बड़ा ट्रक लोड है इसमें आपका पूरा सामान आ जाएगा, बट जब आपने इसके अंदर लोडिंग करना शुरू किया तो देखा फिर भी आपके पास कुछ बचा है। अब जो बैलेंस बचा है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो छोटी गाड़ी होती है वो ले लिया, तो ये क्या हुआ 90% यहाँ आ गया और 10% यहाँ आ गया। आप इस 10% को छोड़ नहीं रहे हो, इसको ले हुए, और यहाँ ये 100% कवर हो गया। बट सर्टेन केसेस में, जैसे इस केस में यहाँ पे मेरा इंटेंशन डिफरेंट है। यहाँ मैं 90 kg मेरे पास गुड्स अवेलेबल था, 90 kg ही मैं डिलीवर करने की पोजीशन में हूँ, ऑल्दो मैंने 100 kg का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 10 kg मैं डिलीवर करने के इंटेंशन में नहीं हूँ, ये बताया गया है। But a delivery of a part of goods with an intention of serving it for the whole does not operate as a delivery of the remainder. रिमाइंडर का डिलीवरी नहीं होगा। एग्जाम्पल, हेलो मैम, अगर मैंने आपने अभी बताया तो मैम 90 kg का, तो पेमेंट तो 100 kg की हुई होगी ना? नहीं, 90 kg अब यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बायर को लगता है कि 90 kg मैं इससे ले लूंगा, बिना 10 kg के मेरा काम चल जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बायर को लगता है 90 kg अगर मुझे ये लॉट में मिल जाता है तो ये रीजनेबल प्राइस है, इसके अंदर होलसेल का अमाउंट लग रहा है, 10 kg तो मैं लोकल प्रोक्यूर करके काम चला लूंगा, तब भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ओके करेगा, पेमेंट उसे 90 kg का ही मिलेगा। पेमेंट कभी ऐसा नहीं होता कि आपने जो बैलेंस kg नहीं डिलीवर किया है उसका आपको मिल जाए, ठीक है। बायर के इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पार्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट करता है या कैंसिल करता है। कई बार क्या होता है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि बायर को ये पूरा लॉट यहाँ से प्रोक्योर करके इसके ऊपर कुछ सर्टन वैल्यू एडिशन करके आगे सेल करना होता है, और 90 kg से उसका काम नहीं चलेगा तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो इस तरीके से बायर को मैंने आपके 3 कंडीशंस बता दी। इंटेंशन पार्ट डिलीवरी का टोटली एंड टोटली डिपेंड ऑन बायर होता है, बायर क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी का। A directed the wharfinger to deliver his goods lying at the wharf to B, to whom these goods had been sold. B weighted the goods and took away a part of them. Held the delivery of a part of the goods had taken place, which has the effect as delivery of the whole. अब A को भी नहीं पता कि मेरे वारफेंजर के पास कितना गुड्स अवेलेबल है, और बी ये कहता है कि जितना भी गुड्स आपके पास अवेलेबल है आप मुझे दे दीजिए। तो वो जितना भी गुड्स अवेलेबल है, जो भी उनकी कंडीशन होगी, कि सपोज मैं यहाँ पे बी कहता है कि मैं 100 kg तक ले सकता हूँ, लेकिन वारफेंजर के पास उसे जो मटेरियल मिला वो सिर्फ 95 kg मिला, दोनों को नहीं पूरी एक्चुअल नॉलेज है कि कितना वहां पे गुड्स अवेलेबल है, तो उसने 95 kg बी ने ले लिया, 95 kg का वो पेमेंट कर देगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी। यहाँ पे आप देखोगे कि डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, बी अगर एग्री है जितना भी मटेरियल मिल जाता है वो यहाँ से ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। Apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बनने में टाइम लगता है या ग्रो होने में टाइम लगता है, तो उस केस में एग्रीमेंट टू सेल तो हो जाता है, लेकिन बिफोर डिलीवरी सेलर इन्फॉर्म करता है बायर को कि आपका मटेरियल रेडी है, मुझे कहाँ डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है, ये आप बताइए। क्योंकि हो सकता है बायर को अपने पास कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने हो उस गुड्स को स्टोर करने के लिए, और उसके वो स्पेशल अरेंजमेंट्स रेडी ना हो, तो इसलिए
ये कंडीशन होती है कि सेलर डिलीवरी के पहले बायर से कंफर्म कर ले, इन्फॉर्म कर ले और उसकी कन्वीनियंट डेट, प्लेस और टाइम पे डिलीवर करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिटी स्कैन मशीन होती है। एक बार भी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि सिटी स्कैन मशीन के लिए एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म अलग से चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब उसकी सेटिंग अलग होती है, उसका रूम अलग होता है, उसका थिएटर अलग होता है, उसके सिटी स्कैन जहाँ पे स्टॉल होती है, उसका वेटिंग रूम, पेशेंट का वेटिंग रूम और सब कुछ अलग होता है, पूरा सेटअप चाहिए। हाँ जी मैम, अगर डिलीवरी में सेलर कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है कि मैम बाहर अब कह दे कि इस तरीके से मेरे को डिलीवर करना है इस जगह, या फिर इस तरीके से पैक करके लाना है मेरे घर पे, तो मैम अगर वो वैसे नहीं लाता है तो मैम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अभी नहीं हो सकता, टोटली डिपेंड करता है बायर के ऊपर। बायर को अगर उसकी पैकिंग ओके है, सर्टेन डिस्काउंट मिल जाता है, प्रोडक्ट ठीक है, तो वो बायर एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आगे मूव करना या नहीं मूव करना बायर के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट होल्ड करना, मेरा कुछ हाथ लग गया है। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? हेलो। मैम, वो पैकिंग की कंडीशन पूरी नहीं होती है बाहर की। हाँ, तो पैकिंग की जो कंडीशन है ना, वो बहुत मेजर कंडीशन नहीं है। हाँ, वो टोटली डिपेंड करता है बायर के ऊपर, कि अगर उसका प्रोडक्ट ठीक है और उसे लगता है कि मैं ये गुड्स एक्सेप्ट कर लूं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है तो फिर उसे पेमेंट भी करना होगा, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो भी चलेगी। ठीक है, यस मैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, place of delivery. As per section 36, goods must be delivered. Goods must be delivered at the place and time specified in the contract, whether it is for the buyer. अब क्या होगा? Place और time. Specified in the contract, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि गुड्स मुझे किस प्लेस पे, किस टाइम में, किस फॉर्म में डिलीवर करना है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज। एक्सप्रेस, कुछ अगर मेरी स्पेशल कंडीशन है तो वो मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग में लेकर आऊंगी। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो आपको सर्टेन गुड्स के साथ देनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ग्लास की कोई भी चीज डिलीवर हो रही है तो इसकी पैकिंग आप लोग ने नोटिस किया होगा कि स्पेशल पैकिंग होती है ग्लास की।
और उसके जो कार्टन होते हैं उसके ऊपर भी स्पेशल सेइंग होती है, लिखा होता है ना, हैंडल विथ केयर, ग्लास इनसाइड। देखा है कभी? ग्लास की अगर क्रॉकरी वगैरह है या लैम्प शेड्स है तो उसके साथ ये लिखा होता है। प्लस इसकी पैकिंग सिंपल कार्टन में नहीं हो जाती, इसके साथ जो वो बटन वाले आती है रैपिंग शीट्स, वो पूरी रैप होती है जिससे इसको प्रोटेक्शन मिले। बबल रैपिंग क्या कहते हैं उसको, बबल पेपर उसके साथ रैप्ड होती है। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। तो जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या बहुत फास्ट जा रही हूँ? समझ आ रहा है। Okay, fine. Thank you. Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sale. If not then in existence at the place at which they are manufactured or produced. Goods are supposed to be taken by the buyer on as is where is basis unless agreed otherwise. इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? ये सेंटेंस छोड़ दो, ये अलग सेंटेंस है, उसके ऊपर वाले 3 सेंटेंस कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्लास में हो आप लोग? मैम वही जहाँ पर बायर ने बोला हो कि मुझे इस जगह गुड्स चाहिए और वहां पर वो लाके दे, वहां पर उसको उसकी पोजीशन दे गुड्स। पहला है प्लेस ऑफ डिलीवरी, जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ, एक्सप्रेस हो या इम्प्लॉइड हो, उस प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंगली मुझे डिलीवरी करनी है, ठीक है? या फिर जो गुड्स जहां पे मैंने सोल्ड किया, सेल के समय जिस प्लेस में गुड्स है वहां से आप डिलीवरी ले लो, या फिर एग्रीमेंट टू सेल के अकॉर्डिंगली जो बायर ने एग्री किया वहां से आप गुड्स ले लीजिए। या सर्टेन गुड्स ऐसे होते हैं जिनको एज इज वेयर इज बेसिस पे, यानी हम इसे कहीं और डिलीवर नहीं करेंगे, अगर आपको इनकी डिलीवरी कहीं और चाहिए तब भी हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे, ये जहां जिस कंडीशन में रखे हैं उसी कंडीशन में आपको लेने होंगे, तो उसे कहते हैं एज इज वेयर इज। यानी आपकी अगर फर्दर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, आपकी मतलब बायर की अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, तब भी हम इसे कुछ पूरा नहीं करेंगे। आपको चाहिए तो यहाँ से इसी तरीके से ले जाइए, नहीं तो मत ले जाइए। एक एग्जांपल देती हूँ, एज इज वेयर इज बेसिस पे, क्योंकि ये पूछा जाता है एज इज और आपको पता होना चाहिए। आप लोग कुछ बताना चाहोगे? एज इज वेयर इज किस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ करते हैं? मैम केक की शॉप। केक में तो हम मॉडिफाई करवा लेते हैं भाई, हमारा नाम लिख दो, हमारा ये कर दो, इसमें और ये लगा दो, इसकी आइसिंग ऐसी कर दो, मतलब रेडी केक में भी हम ये करवा लेते हैं। मैम डिलीवरी के लिए हमें वहीं जाना होगा ना? डिलीवरी के लिए भी जरूरी नहीं है, घर पे भी मंगवाते हैं, है ना? बड़े केक होते हैं तो कहते हैं ना हम कैसे लेके जाएंगे, 3-4 लेयर्स का केक है तो हम उसे कहते हैं कि आपके पास तो अपनी गाड़ी होगी, प्रॉपर्ली आप इसे डिलीवर कर देंगे, प्लीज इस प्लेस पर डिलीवर कर दीजिए, होता है ना? उसके लेयर्स गिर ना जाए इसलिए हम उसे होम डिलीवरी करवाते हैं, या जिस प्लेस पे हमें चाहिए हम वहां पे डिलीवरी करवाते हैं, तो केक की डिलीवरी हो जाती है। इसमें ऐसा रिजिड कंडीशन नहीं चलती है। एज इज वेयर इज मतलब आप देख रहे हो ना, एज इज वेयर इज, और हम कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही सेल करेंगे, चाहिए तो। यानी आपको क्या दिख रहा है वहां पे कि एक बहुत रिजिड कंडीशन है सेलर की, ठीक है? एग्जाम्पल देती हूँ, रियल एग्जाम्पल है। मेरी कंपनी में जिसमें मैं पहले वर्क करती थी, वहां पे बहुत पुराने 6 ट्रक थे, कभी यूज हुआ करते थे वो ट्रक्स, और वो ट्रक एक्सीडेंट्स होते गए, और उसके बाद में कुछ ठीक करवाया, कुछ नहीं करवाया, बट एक पीरियड ऐसा आया कि हमने उसका जितनी भी कॉस्ट थी वो कंपनी निकाल चुकी थी, उससे ज्यादा अर्न कर चुकी थी। अब ट्रक को दिल्ली के बाहर एक मजनू का टीला या कोई ऐसी जब प्लेस है, वहां पे पार्किंग स्पेस लेके उसको स्टोर कर दिया। अब आपको पता है कोई भी गाड़ी ऐसे ओपन में अगर स्टोर रहेगी तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉयड ही होगी,
और जिसको जो अच्छा लगेगा वहां से आने जाने वालों को वो उसका वो पार्ट निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, इन 6 ट्रक के साथ भी यही हुआ। 5 साल ये स्टोर रहे, और 5 साल स्टोर होने का मतलब आपको पता है कि ट्रक अगर ऐसे ही खड़ा है तो जिससे जो अच्छा लगा वो ले गया। अब वो ट्रक की बॉडी ही बॉडी थी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता था, तो हमने इसे, और हमें मतलब कॉस्ट जा रही थी, हमारी बुक्स में दिख रही थी और जो अनयूजफुल थी, तो हमें इसे स्क्रैप करना था। इसके स्क्रैप का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला वो एज इज वेयर इज बेसिस पे निकाला कि ये ट्रक हम 1 इंच भी हिलाएंगे नहीं, इसमें वर्किंग कंडीशन में करेंगे नहीं, ये जहां खड़े हैं आप वहीं इंस्पेक्ट कीजिए और वहीं से आपको जैसे दिल चाहे आपका उस तरीके से उठाकर ले जाइए, और हमें हमारी प्राइस मैम जी हिंदी में बोलते ज्यों के त्यों। ज्यों के त्यों ले जाओ। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई ऐड नहीं करेंगे ना, हम आपके प्लेस पे आपके गोदाम पे इसको डिलीवर करेंगे। आप हमारी प्राइस दे दीजिए, और हमारी प्राइस देने के बाद आपको ट्रक के फॉर्म में चाहिए ट्रक के फॉर्म में ले जाइए, आपको उसको काट पीट के तोड़ के ले जाना हो, क्योंकि स्क्रैप वाले कबाड़ी वाले होते हैं, आपको तोड़ के ले जाना हो आप तोड़ के ले जाओ, आप इंस्पेक्ट कर लो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। हो सकता है किसी किसी ट्रक में, मैंने नहीं देखा, मैं जाके इंस्पेक्ट नहीं की थी, कि वो उसमें लोग आके बता रहे थे कि इसमें कुछ टायर नहीं थे, किसी के स्टेयरिंग नहीं थे, मतलब वो जो पासर वाइज के लिए इजी था वो लोग निकाल के ले गए थे, वो ट्रक की ये कंडीशन थी। तो ये होता है एज इज वेयर इज बेसिस, क्योंकि अगर हम उस ट्रक को वर्किंग कंडीशन में लाते और फिर लाके उसको सेल करते तो उसकी कॉस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा, बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमने उस पर भी काम किया था कि इसको हम वर्किंग कंडीशन पे करें तो हमें क्या प्राइस मिलेगी, और हम इसे एज इज वेयर इज की बेसिस पे बेचें तो हमें क्या प्राइस मिलेगी। दोनों में हमें एज इज वेयर इज बेस्ट लगा, तो हमने इसको एज इज वेयर इज पे सेल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, time of delivery, where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer but no time for sending them is fixed, the seller is bound to send them within a reasonable time। ये एक इंपॉर्टेंट होता है भाई, टाइम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं है, आप आपका जब गुड्स रेडी हो आप भेज दीजिएगा, बट आप रीजनेबल टाइम में भेज दीजिएगा। अब जैसे सपोज एक बुक ऑर्डर की है, उसमें टाइम डिसाइडेड नहीं है कि मुझे कल दे दीजिए परसों दे दीजिए, बट क्या है एक बुक के लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा, आपकी साइट पे दिख रही है वो बुक, तो आप मुझे 4 से 5 दिन में दे दीजिए। उसी बुक के लिए अगर आपने 1 महीना लगा दिया तो क्या फायदा हुआ। रीजनेबल टाइम भी टाइम डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, गुड्स टू गुड्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर एक बड़ी मशीनरी है, एक इक्विपमेंट है, उसके लिए अगर 1 महीना लग रहा है डिलीवरी में तो वो रीजनेबल माना जाएगा। If demand or tender of delivery is not at reasonable time, tender of delivery may be treated as ineffectual। Tender of delivery का मतलब यहाँ पे वो टेंडर नहीं है जो टेंडर का मतलब होता है, यहाँ पे टेंडर मतलब प्रोवाइड करना, डिलीवरी देना। अगर रीजनेबल टाइम के बाद कोई चीज आपको डिलीवर की जा रही है तो वो ये मानी जाएगी कि इनइफेक्चुअल, मतलब डिलीवरी नहीं करी। शेयर सर्टिफिकेट था, एक पर्सन है शेयर खरीदा, अब तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं होते, डीमैट अकाउंट होते हैं, पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे। तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि आप 1 से 1.5 महीने में अगर मैंने परचेज किया तो मेरा शेयर सर्टिफिकेट मुझे डिलीवर करते हैं। ठीक है, आपको 6 महीने बाद अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो रहा है तो वो क्या है, रीजनेबल टाइम है? नहीं, इसका मतलब आप तो भूल गए या आप सो गए या आपने काम एफिशिएंटली नहीं किया, तो अब आप इतना डिले कर रहे हैं। ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट, एक कंपनी का शेयर्स उसने मार्केट में आए थे और अलॉटमेंट होनी थी, अलॉटमेंट में भी 1 से 1.5 महीने में क्लोज होके अलॉटमेंट हो जाती है। उस कंपनी में 7 महीने के बाद अलॉटमेंट हुई थी, ये केस है, कंपनी नाम मैं भूल रही हूँ, रिकॉर्ड में होगा। 7 महीने के बाद जो अलॉटमेंट हुई, लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, हमें नहीं चाहिए ये अलॉटमेंट, हमारा अमाउंट वापस कर दीजिए, हम तो अमाउंट रिफंड एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। सो दिस इज अ रीजनेबल टाइम। What is a reasonable hour is a question of fact। यहाँ पे क्या है, reasonable hour is a question of fact which has to be decided taking into consideration various factors। क्या factors हो सकते हैं reasonable hours के? जल्दी से, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो, अभी आपके पास काफी आइडियाज हैं इसके कि रीजनेबल आवर्स क्या होते हैं डिलीवरी के। 1 by 1 बोलो।
बताओ। मैम वर्किंग आवर्स। पहला पॉइंट, ये एक पॉइंट है वर्किंग आवर्स। 24/7 मैम। 24/7, इससे ज्यादा भी टाइम होता है क्या दिन में? 24/30। तो हमारे पास मैक्सिमम है। वर्किंग आवर तो ठीक है, अगर गुड्स ऐसा है कि जिसको इंस्पेक्ट करना है, फैक्ट्री में देना है या ऑफिस में देना है, तो आप उसके वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में ही जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसी जहां प्लेसेस हैं जहां पे कुछ कंडीशन है कि इसके बाद आप एंट्री नहीं कर पाओगे या इसके पहले एंट्री नहीं कर पाओगे। आपने फर्नीचर का परचेज किया होगा और दिल्ली में रहते होगे तो आपको पता होगा कि उनके जो वर्किंग आवर्स की ड्यूरेशन होती है, इसके बीच में ट्रक्स मूव नहीं होते हैं। ट्रक क्या, छोटी गाड़ी भी है तो वो मूव नहीं होती, यानी फर्नीचर मूव नहीं होगा। तो फर्नीचर वाले ना हमेशा आपको बोलेंगे कि या तो वो अर्ली मॉर्निंग में आएंगे या लेट नाइट में आएंगे। ठीक है। अदरवाइज आपको जो कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से फर्नीचर उठा के ले जाओ। तो ये जो टाइमिंग है ये आपस में डिसाइड होंगे और ये टाइम ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंगली जाएंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स इन पोजीशन ऑफ ए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के पास आपका गुड्स रखा है। Where the goods at the time of sale are in the possession of a third person, there is a no delivery by seller to buyer unless and until such third person acknowledge to the buyer that he holds the goods in his behalf. मेरे पास गुड्स है, तो जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगी कि हाँ गुड्स सेलेबल कंडीशन में है, इतनी क्वांटिटी में है, तब तक सेलर बायर को कैसे गुड्स दे देगा। ठीक है। एक्स सोल्ड 50 टन। ये आप लोगों ने, जैसे आप किसी बीकानेर हल्दीराम में जाओ और वहां पे जाके आप काउंटर पे कुछ चीज का ऑर्डर दो, ईटेबल आइटम है, अब ईटेबल आइटम को ऑर्डर दो, तो वो क्या करेगा, अगर वो लेट हो रहे हैं आप, तो वो पहले अपने काउंटर से कंफर्म करेगा कि इतने आइटम्स इस फूड प्रोडक्ट के आपके पास अवेलेबल है, तब वो आपको बिल काट के देगा और आप डिलीवरी के लिए जाओगे। सेम थिंग ये। ठीक है। आपका होलसेलर है, उसके गोदाम में कुछ चीजें हैं, तो वो एक बार वहां थर्ड पर्सन के पास है, वो वहां कंफर्म करेगा कि इतने आइटम्स इतने अवेलेबल हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूं डिलीवरी के लिए, पीसेस हो पाएंगे। या फैक्ट्री है आपकी, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो फैक्ट्री जो है वो ऑफिस फैक्ट्री से कंफर्म कर लेगी कि हम इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, अगर इतने पीसेस आपके पास अवेलेबल हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो इतने ड्यूरेशन में आप उसको रेडी कर लेंगे, आपके पास रॉ मटेरियल है, और अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हम थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके इतने आइटम्स को रेडी कर लेंगे, आपके पास वर्कर्स अवेलेबल है, मशीन्स रेडी है, कैपेसिटी है आपकी। ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद देन ऑफिस, जो फ्रंट ऑफिस है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज द केस। गुड्स इन पोजीशन ऑफ ए थर्ड पर्सन। एक्स सोल्ड 50 टन्स ऑफ राइस टू वाई। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द गुड्स आर लाइंग इन द गोदाम ऑफ जेड। जेड के गोदाम में है वो। X asks Y to take delivery from the Godam of Z. Delivery shall not be treated as complete. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला केस है। Constructive delivery वाला केस नहीं है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा फिट करने की कोशिश मत करो बेटा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। Complete unless Z acknowledges to Y that he hold the goods on his behalf. यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है, यहाँ पे कंफर्मेशन हो रही है कि हाँ मेरे पास इतना मटेरियल है, मैं डिलीवरी कर दूंगा। ठीक है। Cost of delivery. Next point, cost of delivery. Unless otherwise agreed, the expense of an incidental to putting the goods into a deliverable state are borne by the seller. Similarly, all the expenses relating to taking possession of the goods must be borne by the buyer. इसका मतलब क्या हुआ? Expenses of an incidental to putting the goods. दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सेलर जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगा तब तक की सारी कॉस्ट सेलर बियर करेगा। डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद गुड्स उनके बायर के पोजीशन तक जाने की जितनी कॉस्ट है वो बायर
बॉन्ड करेगा। इसका मतलब डिलीवरेबल स्टेट एक बाउंड्री लाइन हो गई है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी के लिए। इसके पहले सेलर, इसके बाद में बायर। ओके, यहां से ये बाउंड्री लाइन हो गई है आपकी, यहां से आपका सेलर है और यहां से आपका बायर। Example, X agrees to sell 50 tons of basmati rice to B at FOR Delhi. FOR का मतलब आप सबको पता होगा। All the expenses for delivering the goods up to Delhi will be borne by S. Subsequent expenses from Delhi railway station to office of B will be borne by B himself. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। Delivery of wrong quantity. It is not necessary that the delivered quantity always conform to the order quantity. If less than contracted quantity is supplied, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them at the contract price. तो यहाँ पे कंडीशन में क्या है? शॉर्ट क्वांटिटी है। ठीक है, शॉर्ट क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है? बायर के पास दो कंडीशन बचती हैं। पहली क्या है? रिजेक्ट कर दे, नहीं चाहिए। दूसरी क्या है? एक्सेप्ट कर ले। रिजेक्ट करेगा, नो क्वेश्चन ऑफ प्राइस, नो प्राइस। एक्सेप्ट करेगा तो प्राइस पे कर देगा। किसकी पे करेगा? किस चीज की प्राइस पे करेगा? मैम जितने उसने गुड्स एक्सेप्ट करी है, जितनी उसने गुड्स एक्सेप्ट करी है उतनी की प्राइस वो पे कर देगा। दिस इज द कंडीशन विद द शॉर्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली इफ ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल इज डिलीवर्ड, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और he may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract price. तो यहाँ पे क्या था? शॉर्ट क्वांटिटी थी, यहाँ पे मोर दे दिया है, मोर क्वांटिटी। मोर क्वांटिटी में मुझे 100 kg का मैंने ऑर्डर दिया है, 100 kg मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, उसके बाद की जो इतनी केजी है मैं रिजेक्ट कर दूंगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं दे जाओ, तो मैं उससे बाद की भी क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लूंगी। जो रेट एग्रीमेंट में है उस रेट के अकॉर्डिंगली मैं पूरी क्वांटिटी का पेमेंट करूंगी, फुल क्वांटिटी का पेमेंट करूंगी मैं एग्रीड रेट के अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि मेरे जो क्वांटिटी जितना मैंने एग्री किया था बस उतना ही पे करूंगी, बाकी फ्री में रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपकी मोर क्वांटिटी का। नाउ इफ द गुड्स एग्री टू बी, ये ऐसा किस केस में होता है कि हमें ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर हो रही है? एक बेसिक क्वेश्चन, कब ऐसा होता है? फ्री मैम, फ्री नहीं होती है, ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर हो गई है, कब ऐसा होता है? भूले भटके नहीं, भूले भटके भी नहीं होता। जब भी गुड्स मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर हुआ है या प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो उस केस में सेलर को पता है कि मैं ही बायर हूं उसकी। ठीक है, और थोड़ा अगर ज्यादा गुड्स बन गया है तो उससे लगता है इसकी जो खपत है, इसकी जो कंजम्पशन है वो इस बायर के पास है, तो वो हमें ऑफर कर देता है कि ये इतना और मटेरियल आप ले लो, आपके काम आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? मैम तो वो भी फ्री में थोड़ा देगा। फ्री में नहीं देगा, पेमेंट मुझे फुल क्वांटिटी का देना होगा। बट मुझे भी क्या हुआ, दूसरे ऑर्डर के पहले वो मटेरियल रेडी मिल गया, मेरे स्पेशल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मेरा गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ था, और मेरे टर्म्स सेलर के साथ अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं उसको ऑर्डर दूंगी तो वो मेरा जल्दी कर देगा। ठीक है, हम एक कंपनी से ऑयल लेते थे, हमारा स्पेशल नेचर का प्रोसेस किया हुआ वो ऑयल होता था, वो बहुत कॉस्टली था। नॉर्मल मार्केट में उसकी कंजम्पशन नहीं थी, हमारी कंपनी के पास ही उसकी कंजम्पशन हुआ करती थी। तो क्या हुआ, हमने जब उसको ऑर्डर दिया तो हमने 10 kg का ऑर्डर दिया था। हमारे मतलब हमने वो देखा कि उसके कारण मशीन्स पे वर्किंग जो है वो अच्छी होती है, लोड कम पड़ता है,
ज्यादा ड्यूरेशन तक मशीन्स की जो है ना वो बिना किसी मेंटेनेंस के चलती है, वो ऑयल की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी थी। तो जो हमारा वो 10 kg का ऑर्डर था, हम 10 kg के लॉट लिया करते थे उनसे। जब 10 kg में 1 kg बचता था तो हम फिर से उनको ऑर्डर प्लेस करते थे। तो एक बार जब उनका 10 kg का जो लॉट था उसके साथ उनका प्रोसेस होते होते जो टोटल आया प्रोडक्ट वो 12 किलो हो गया, और वो उन्होंने 12 किलो हमें भेजा इस इंटेंशन से कि हमारे पास तो रेगुलर डिमांड है इसकी, हम कंज्यूम करते ही हैं उसको। तो जो 12 किलो आया वो 2 किलो हम एक्स्ट्रा सोचेंगे ना इसको स्टोर कहाँ करें। 1 किलो तो मैं आपको 2 किलो बता रही हूँ, बट वो दो जो चीज थी वो क्वांटिटी कुछ ज्यादा थी। तो मुझे भी लेने के पहले सोचना पड़ेगा कि इतनी स्टोरेज मेरे पास है, और ऐसा तो नहीं है कि वो जो 2 kg है वो खराब हो जाए जब तक मैं उसको यूज करूं। यानी अब ये जो 2 kg है जो सेलर ने मुझे भेजा है, ये टोटली डिपेंड ऑन मी मीन्स बायर। बायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहूं तो मैं उसको मना कर दूं कि नहीं ये मेरे स्टोरेज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, या मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, या ये मेरा खराब हो जाएगा। ठीक है, सेलर उसको जो भी करे मार्केट में। लेकिन अगर मैं उसको 2 किलो का एक्सेप्ट करती हूँ तो मुझे जो पेमेंट अब करनी होगी वो टोटल कितनी केजी की पेमेंट करूंगी? 10 की, 10 की ना, 10 की पेमेंट करूंगी। अगली बार मार्केट में रह पाऊंगी। कॉमन फास्ट, इतना तो बोलो। 12 की करोगे आप? मार्केट में रहने के लिए ये तो रूल है मैम। क्या कि 10 की पेमेंट करूंगी? नहीं मैम, फ्री देना। नहीं, फ्री देना अलग चीज है, फ्री कंडीशंस अलग है, बट यहाँ अलग टर्म्स चल रहे हैं। और मैंने मैम आपको 12 की पहले करोगे पेमेंट? 12 की पेमेंट करूंगी, और मैंने आपको स्पेशल बताया कि जो वो मेरा जो ऑयल है वो स्पेशली प्रोसेस्ड हुआ है, वो कॉस्टली है, उसका कस्टमर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं 12 एक्सेप्ट करी तो मैं 12 की पेमेंट करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट, if the goods agree to be supplied or delivered with goods mixed with goods of a different description not included in the contract। यहाँ पे ये तो क्वांटिटी की बात है, यहाँ पे आपका गुड्स ही मिक्स्ड हो गया है। The buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest or may reject the whole। आपने ए क्वालिटी का प्रोडक्ट मांगा था, आपका ए और बी मिक्स हो गया है। अब बायर के ऊपर है कि या तो वो जितना ए है उसको एक्सेप्ट कर ले, या ए और बी दोनों जो भी आपका लॉट आया उसको वापस कर दे। ठीक है, हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग थी, उसमें थ्रेड का ऑर्डर किया था, व्हाइट कलर का थ्रेड था। व्हाइट कलर का थ्रेड एक ही एक कोड नंबर होता है, उस कोड नंबर से और लॉट ऑर्डर किया गया। जब थ्रेड आया और यूज होने लगा, मतलब व्हाइट थ्रेड जो व्हाइट प्योर यूज होने लगा, और दूसरा जब थ्रेड लगाया उस प्रोडक्ट के साथ में तो देखा दोनों में फर्क है। कोड मैच किया, कोड सेम, सब कुछ सेम। देन जो सेलर था उसको कांटेक्ट किया तो उसने बोला नहीं नहीं, डाई का फर्क हो गया है, व्हाइट में थोड़ा सा, व्हाइट ही व्हाइट कहता है उसको, लेकिन वो डाई का फर्क हो गया है। बट वो डाई का फर्क भी ऐसा था कि अगर आप दिन में देखेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा कि ये व्हाइट थोड़ा अलग है और ये व्हाइट थोड़ा अलग है। रात में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने एक्चुअल में देखा है उसको, तो रात में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिन में बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक कॉमन पर्सन भी आपको बताएगा कि ये व्हाइट अलग है और ये व्हाइट अलग है। अब हमारे पास क्या था, हम मटेरियल अब मिक्स यूज होना शुरू हो गया था, यूज होना मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी थी। देन फिर हम ये था कि या तो सेलर ने कहा आप पूरा का पूरा लॉट हमें वापस भेज दो और हम आपको सेम डाई कप देते हैं, या फिर हम आपको अगले लॉट के अंदर जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसमें 25% का डिस्काउंट देंगे। फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, 25% का डिस्काउंट कम नहीं होता है ना मैन्युफैक्चरिंग में। फिर हमने वही प्रोडक्ट को यूज किया जो हमारे पास अवेलेबल था, और अगला लॉट हमने 3 लॉट के बराबर ऑर्डर प्लेस किया और उससे 25% डिस्काउंट ले लिया, फायदा ले लिया पूरा। आगे चलते हैं, ये भी एक्चुअल एग्जांपल है। एक्चुअल आपको जब आप काम करना शुरू करोगे और जिस फील्ड में काम कर रहे हो, फील्ड का मतलब जो भी आपकी इंडस्ट्री है जिस समय, ये मैं जो आपको अभी एग्जांपल दिया ये गारमेंट इंडस्ट्री का है, जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की चेयर पे बैठ के सोचना कि मेरी कंपनी का कहाँ फायदा होता है और मार्केट को मैं कैसे यूज करूं। ओके
कुछ तो कभी कभी बोला करो। यस मैम। मुझे छोड़ ओके, मुझे छोड़ के 11 लोग, मतलब कुछ बोलोगे तो मुझे लगेगा ना हाँ सुन रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट अनलेस एग्रीड बाय द पार्टीज if the contract provide for installment delivery which are to be separately paid for and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installments, or the buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for one or more installments, it is questioned in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the case whether the breach of contract। सिंपल ये है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी होगी, आपने पहले ही एग्री कर लिया, आपके सेलर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ये इतना बड़ा लॉट है, इतना बड़ा ऑर्डर है, इंस्टॉलमेंट में ही डिलीवरी दूंगा, आपने एग्री किया, इट्स ओके, आपकी हो गई। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड नहीं था और डिलीवरी के टाइम पे सेलर आपको इंस्टॉलमेंट डिलीवरी दे रहा है, आपको अगर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी से प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, कहीं और से ले लो। अगर आपको इंस्टॉलमेंट डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने दो, इंस्टॉलमेंट पूरे होते होते आपका लॉट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी? इंस्टॉलमेंट डिलीवरी दे रहा है वो, आपने एग्री भी कर लिया है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। थर्ड पॉइंट बता रही हूँ। अब आप उसने 2 इंस्टॉलमेंट तो बिल्कुल ठीक दिए, थर्ड उसका डिफेक्टिव हो गया, नाउ इट्स अगेन अप टू यू, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे ही खत्म कर दीजिए, थर्ड को वापस कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए। 2 इंस्टॉलमेंट में जो उसने पे किया उसका पेमेंट, इंस्टॉलमेंट दिए उतने को तो गुड्स डिलीवर करेगा ना, जितने इंस्टॉलमेंट दिए उतने को तो गुड्स डिलीवर करेगा उसे। मैंने क्या बोला, उस इंस्टॉल डिलीवरी के टाइम पे वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी दे रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट उसने सही दी आपकी, थर्ड इंस्टॉलमेंट में डिफेक्टिव दे दिया, तो अगेन बायर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट को यही खत्म कर दो, क्लोज करो, उसके 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करो, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो डिफेक्टिव था उसको वापस करो, कहीं और से परचेस कर लो, सिंपल। ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डिलीवरी टू कैरियर और वारफ्रेंजर्स। सिंपल ये पॉइंट दिया है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया है, मुझे किस एंड पे डिलीवरी देनी है। जैसे पहले एक एग्जांपल था कि दिल्ली पे डिलीवरी होगी, दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये दिल्ली के ना जो जिसको नाका कहते हैं, जो बॉर्डर होते हैं, जैसे ट्रक लोड जो सामान आता है वो वहां पे लाके छोड़ देते हैं, वहां से हमें डिलीवरी लेनी होती है। तो जब वहां पे मटेरियल आ गया और हमें इन्फॉर्म कर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया कि ये रहा आपका डॉक्यूमेंट, इस जगह आपका मटेरियल रेडी है, अवेलेबल है, उसकी डिलीवरी क्लोज हो गई। अब आप कितने दिन बाद लेते हो, उसके बाद जो भी डैमेज होता है इट्स योर प्रॉब्लम। वारफ्रेंजर के ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, वारफ्रेंजर क्या होता है, शिप में लोड होने और अनलोडिंग के बाद जो जिस जहाँ पे स्टोर होता है वो वारफ्रेंजर होता है। गुड्स अगर बाहर से आ रहा है, वारफ्रेंजर पे आके स्टोर हो गया है, वारफ्रेंजर का डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आपको दे दिया गया है, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दिया गया है, डिलीवरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने अगर डिलीवरी नहीं ली, डिले हुआ, डैमेज हुआ, इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, वो सेलर अपना पूरा पेमेंट ले लेगा। दिस इज डिलीवरी टू कैरियर और वारफ्रेंजर। कैरियर में एक और पॉइंट होता है, अगर कोरियर से ने कुछ मटेरियल मंगाया, कोरियर या पोस्ट ऑफिस तक वो मटेरियल सही उनको हैंड ओवर कर दिया गया, उनका डॉक्यूमेंट जो बनता है वो बन गया, डिलीवरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर वो पोस्टेज में खो गया, डैमेज हो गया, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस। गुड्स जो डिस्टेंस प्लेस पर डिलीवर होते हैं, ज्यादातर ये डिलीवर जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बायर की होती है, क्योंकि बायर उनको कहता है कि मुझे, मेरा घर यहाँ है, मुझे इस सिटी में डिलीवरी दो, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल समटाइम्स फॉर द बायर टू आस्क द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे वर एग्रीड टू बी डिलीवर्ड। इफ द सेलर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द रिस्क ऑफ द बायर at place other than that what they are when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, buyer take any risk of deterioration in the goods. कौन लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? बायर। रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स नेसेसरली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। कोर्स ऑफ ट्रांजिट में कोई अगर लॉस हुआ वो भी किसका होगा? बायर का होगा। एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, क्लियर हो जाएगा।
कुछ मॉइस्चराइजर है, लीकेज है, होता है, पेंट्स हैं वो डिट्रॉयड हो जाते हैं, आपका कोई ऐसा मटेरियल है कि आपको तुरंत डिलीवरी लेनी है और आपने एक हफ्ते बाद डिलीवरी लेने जा रहे हो, आराम से चोरी वोरी हो गई, कुछ हो गया, पैकेज खुल गए, तो आप बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट है बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। यस, बायर का एक राइट होता है कि जो मैं गुड्स ले रहा हूँ वो मैं एग्जामिन करूँ। लाइक छोटा सा एग्जांपल है फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास आया, सेलर ने उसको दे दिया, आपके घर पहुंचा दिया, घर पूरा पैक होके आया फर्नीचर, आपका राइट है ना, आप उसको देखो कि पॉलिश ठीक है, फर्नीचर की सारी चीजें ठीक है, मैंने जो ऑर्डर किया था, जो अलमारी ऑर्डर की थी वो सही है, अगर नहीं है तो आप उसको उसी समय पॉइंट आउट करेंगे। ये चीज जो उसी समय पॉइंट आउट करेंगे ये हर गुड्स के साथ होता है। कोई भी अगर मटेरियल आपके फैक्ट्री पे दिया गया है, कोई रॉ मटेरियल है आपकी फैक्ट्री पे डिलीवर हुआ है, तो ये एक रीजनेबल टाइम सेलर से मांगा जाता है कि मैं उस गुड को इंस्पेक्ट कर लूं, या तो मैं कार्टन को इंस्पेक्ट कर लूं और बाद में मैं उसको कार्टन को खोलूंगा, लेकिन मैं कुछ तो देख लूं, आंख बंद करके मैं आपने कहा 20 कार्टन है और 20 कार्टन में अज्यूम करके रख लूं और वो 20 की जगह 18 ही निकले, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बायर का राइट है, उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा इंस्पेक्शन का। सेक्शन 41 गिव्स Section 41 gives the buyer right to examine the goods which are delivered to him, which he has not previously examined. He is not deemed to have accepted them unless and until he has a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. पहले नहीं देखा है और अभी देखना जरूरी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट से कंफर्मिटी से चेक करना पड़ेगा, उसने जो ऑर्डर प्लेस किया वो उसके पास आया या नहीं आया। जब एग्जामिनेशन हो जाता है, ओके हो जाता है, उसके बाद हम कहेंगे कि डिलीवरी कंप्लीट है। ओके, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। डिलीवरी कहा गया, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ अनपेड वेंडर। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो मैम ओके, तुषार आप क्लास में हो? आपने ये क्या लिखा है 12? अच्छा 12, ओके, वो वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ओके, थैंक यू। राइट्स ऑफ अनपेड वेंडर पे आ जाते हैं। अनपेड वेंडर, वेंडर कौन होता है? जो सेल कर रहा है, यानी कि सेलर। सेलर और वेंडर की हो गए। अनपेड किसको कहते हैं? सेलर को। 3 कंडीशंस है, ये दी हुई है। व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, पूरा पैसा उसको नहीं मिला बेचारे को, तो वो अनपेड है। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the same has been dishonored, जो दिया गया था dishonored, bill of exchange, other negotiable instrument, check, वो dishonored हो गया, unpaid बन गया। A seller who has been partly paid, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। मैम इसमें इंस्टॉलमेंट वाले को जोड़ सकते हैं? जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाता है तब तक वो अनपेड ही माना जाता है। The seller has been paid partly, ये रहा इंस्टॉलमेंट वाला। Partly paid is also an unpaid seller। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन हो गई, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर प्रेजेंट है तभी वो अनपेड सेलर कहलाया जाएगा और कोई कंडीशन में नहीं कहलाया जाएगा। नाउ अब बेचारा अनपेड है सेलर जो है, तो उसके कुछ राइट्स होंगे। तो अनपेड सेलर के राइट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, ये रहे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। ये पूरी टेबल एक बार में इस टॉपिक को रिवाइज करा देती है। राइट्स अगेंस्ट गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट बायर। अब देखोगे ये जो गुड्स के राइट्स हैं ये तो सिंपल है, वो आराम से अपने शॉप में बैठ के, अपनी फैक्ट्री में बैठ के कर लेगा। और ये वाले जो राइट्स अगेंस्ट बायर है, इसके लिए उसे थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी यानी कि कोर्ट। सारा आप देखोगे सूट 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 सूट, तो राइट्स अगेंस्ट बायर हमें कोर्ट में ही मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट्स अगेंस्ट गुड्स। राइट ऑफ लीन क्या होता है? सेक्शन 47। राइट ऑफ लीन अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है।
राइट ऑफ लीन सेक्शन 47 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, लाइफ लॉन्ग यूज होता है। नाउ व्हाट इज लीन? जब्त करना। बेटा आपका, मेरी वॉइस अगर आ रही है तो आपका नेट प्रॉपर नहीं चल रहा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई। विधि मैम जब्त करके रखना। जब्त करके रख, जब्त करके रख, और कुछ मैम specific? रख लेना मैम, शायद उसको जो राइट मिलेगा कि वो जो गुड्स थे उनको वो अपने पास रख सकता है। हाँ, राइट ऑफ लीन का मतलब है कि मैंने कुछ आपको दे दिया लेकिन अब मेरे पास वापस लेने का भी राइट है, दैट इज लीन, मैं उसको वापस ले सकता हूँ। लीन इज ए राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स। ये लीन इज ए राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स until पेमेंट ऑफ प्राइस। जब तक प्राइस ना पे हो जाए मैं आपको पोजीशन नहीं दूं, ये मेरे पास राइट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47(1) an unpaid seller can exercise the right of lien in the following cases. किस किस केस में? where the goods have been sold without any stipulation as to credit, मतलब आपको क्रेडिट नहीं दिया गया है, कोई क्रेडिट पीरियड डिफाइंड नहीं है और आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं उसको आगे सोल्ड कर देती हूँ। where the goods have been sold on credit but the period of credit has expired, क्रेडिट आपको तो दिया गया था लेकिन आपका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है तो अब मैं अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर रही हूँ। where the buyer become insolvent, insolvent यानी फ्यूचर में भी आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप उसको पे नहीं कर पाएंगे, तो अब मैं अपना राइट ऑफ लीन यानी आपको जो दिया गया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। कंडीशंस क्या फुलफिल होंगी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लीन? द फॉलोइंग आर द कंडीशंस प्रेसिडेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ द लीन। प्रेसिडेंट का मतलब पहले, लीन का जो राइट है वो एक्सरसाइज होने के पहले क्या कंडीशन हो चाहिए? ओनरशिप मस्ट हैव पास टू द बायर, ओनरशिप पास हो चुकी है, आप ओनर बन गए हो। द गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, गुड्स सेलर के पास ही है। द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस मस्ट रिमेन अनपेड, पूरा या पार्ट, प्राइस अभी पे नहीं हुआ है। अब देखो दूसरे एंगल से एनालाइज करो इसको, जब होल या पार्ट प्राइस पे नहीं हुआ है तभी मैं अनपेड सेलर हूं, तभी मेरा राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करने का राइट बनता है। ठीक है, मेरे पास पोजीशन है तभी तो मैं उसको रख रही हूँ ना, आपके घर से उठा के ला रही हूँ अगर किसी गुड्स को तो वो अलग चीज हो जाएगी। मेरे पास पोजीशन है, मैं आपको दे नहीं रही हूँ उसका पोजीशन, तो तब उस केस में हम कहेंगे कि राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर रही हूँ। अच्छा, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होती, पोजीशन भी सेलर के पास ही होता, तो फिर किस चीज का राइट है ना, तब तो मेरे पास ही है, मैं ही उसका ओनर हूं, मेरे पास ही पोजीशन है, तो मैं किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर रही हूँ? इसलिए ओनरशिप बायर, सॉरी, ओनरशिप बायर को पास हो चुकी है, पोजीशन सेलर के पास ही है और सेलर को पेमेंट भी पूरी नहीं मिली है, पूरी या आधी नहीं मिली है, तभी वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज करने की कंडीशन में आएगा और ये कवर होता है सेक्शन 47। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। मैंने गुड्स को भेज दिया है ट्रांजिट में, सेलर ने गुड्स को ट्रांजिट में भेज दिया है और अब वो वहां से उसको रोक रहा है। स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, the right of stoppage in goods in transit is the right of stopping the goods while they are in transit and retaining the possession until payment of the price। ऐसा होता है ना, अपने गाड़ी लोड करके, मैं फर्नीचर आ रहा है, गाड़ी लोड करके उसने भेज दिया, रास्ते में उसे पता चला किसी वजह से कि वो बायर जो है उसका तो इंटेंशन ऐसा है कि वो पे ही नहीं करेगा या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसी कोई भी उसे नेगेटिव न्यूज मिली तो वहीं अपने ड्राइवर को फोन करेगा या गाड़ी के साथ कोई और पर्सन उसको फोन करेगा, उसे कहेगा डिलीवर मत करना, वापस ले आओ, है मैं राइट? और वो गुड्स वापस आ जाएगा। और अगर डिलीवर कर चुका है उसके बाद पता लग रहा है, तब डिलीवर कर चुका है उसके बाद पता चल रहा है तो वो भी हम पढ़ लेंगे, नीचे दिया हुआ है ये रहे, फिर हम इन पे जाएंगे। ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम बताओ सॉल्यूशन रेडी है। अच्छा, this right can be exercised under the following cases।
अब ये राइट कब एक्सरसाइज होगा? जब आप अनपेड है, ठीक है भाई, गुड्स ट्रांजिट में ही है। अभी आपका जो क्वेश्चन था ना, डिलीवर हो गया यानी ट्रांजिट से तो बाहर निकल गया, तो ये राइट टू एग्जिट हो ही नहीं सकता एक्सरसाइज, ठीक है। द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब उसके पास अब कोई और कंडीशन ही नहीं बची, कोई तरीका ही नहीं बचा, या पोजीशन ही नहीं बची कि वो आपका पेमेंट कर सके, इंसॉल्वेंट बन गया। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, तभी वो ये राइट को स्टॉपेज ऑफ गुड्स को करेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन 54. An unpaid seller who has exercised either the right of lien or the right of stoppage in transit can resell such goods. Resale, right of resale का मतलब ही यही है कि गुड्स मेरे पास है और अब मैं अपनी कॉस्ट, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो मैं अब इसको रीसेल करके अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। The right to resell the goods is called right of resale. This right is confirmed by section 54. An unpaid seller can exercise the right of resale in the following cases. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस केस में वो रीसेल करेगा। Where the goods are of perishable nature. पहला पॉइंट पेरिशेबल नेचर का है, आज जो प्राइस मिल रही है कल तो वो भी नहीं मिलेगी। Where the seller expressly reserves the right of resale in case the buyer makes a default in the payment of price. बायर ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट का। अगर पेरिशेबल नेचर का है, सब कुछ है, लेकिन बायर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन में है, आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा है कि वो आज पेमेंट नहीं कर पाया, कल पेमेंट करेगा, उस केस में आप रीसेल पे नहीं जाओगे, ठीक है। Where the seller has exercised his right of lien or stoppage in transit and gives notice to the buyer of his intention to resell the goods. ये है gives notice. रीसेल करने के पहले आप बायर को इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है। बायर को इन्फॉर्म करोगे, बायर को रीजनेबल टाइम दोगे पेमेंट करने के लिए। जब सब कुछ फेल हो जाएगा तब आप लास्ट रिसोर्ट में रीसेल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको लग रहा है कि बायर मेरी पेमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन बायर कहीं और से पेमेंट अरेंज करके आपके पास भेज रहा है और तब तक आप रीसेल करते हैं बिना नोटिस के, बायर के नोटिस में ही नहीं है, और गुड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीजें होती है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायर के लिए। तो आप बिना बायर की नोटिस के, आपका ये इंटेंशन है, नोटिस भी क्या, आपका इंटेंशन है रीसेल करने का, उसके बिना आप उसका गुड सेल नहीं कर सकते ना। ये तो सारे पॉइंट हो गए। अच्छा, यहाँ जो एक पॉइंट है ना आपका, इसमें राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी, ये आप देखोगे तो राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ इसी तरीके से उसने डिलीवरी ही अपने पास रख ली है, तो ये अगेंस्ट द गुड्स है। मैं डिलीवरी नहीं करी, आपने पेमेंट नहीं किया, आपने एडवांस नहीं पे किया था, तो वो सारा अगेंस्ट गुड्स आ गया। अब हम देखेंगे राइट्स अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, बायर मतलब बायर के अगेंस्ट, एक जो पर्सन है उसी के अगेंस्ट बनता है। अनपेड सेलर इन एडिशन, फर्स्ट पॉइंट है सूट फॉर प्राइस, जो उसने मेरी प्राइस नहीं दी मैं उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाऊंगा। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेलर ने बायर के पास मटेरियल भेजा, डिलीवर किया, बायर ने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की, नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेलर अपना गुड्स तो ले आया, लेकिन ये जो नॉन एक्सेप्टेंस वाली थी, यहां से वहां तक जो उसकी कॉस्ट लगी, या जो उसकी एक्स्ट्रा गुड्स के साथ कुछ और काम करने की कॉस्ट लगी, वो ये उन सब का डैमेज मांग सकता है। दिस इज सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। गुड नहीं लिया तो नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम तो आई, उसको टेंशन तो है, उसका एक्सपेंडिचर तो हुआ, उसका वो डैमेज मांग रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर वो डैमेज नहीं मांगेगा ना, तो बायर ऐसे ही ठीक है भेज दो, चाहिए होगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बट उसके भेजने में भी तो कॉस्ट लग रही है ना, वो एक। सूट फॉर रिपुडिएशन, वेयर द बायर रिपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के पहले अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है
तो अगर सेलर ने उसका मटेरियल रेडी करना शुरू कर दिया और सिर्फ इसी बायर के लिए मटेरियल रेडी करना शुरू कर दिया और अब आप डिलीवरी डेट के पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, तो वो उसके लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डैमेज मांग सकता है. दिस इज डैमेज फॉर ब्रीच. ठीक है. द सेलर में वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी और मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल एंड sue फॉर डैमेज. या तो वो डेट ऑफ डिलीवरी तक वेट करेगा कि शायद इनका माइंड चेंज हो जाए, उसके बाद करूंगा, या वो उसी समय वो डैमेज के लिए सूट कर सकता है. सूट फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कब आएगा? इंटरेस्ट कब आएगा? आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है कि इस डेट तक पेमेंट देनी है, आपने पेमेंट डिले कर दी, तो जिस डेट में पेमेंट ड्यू है और जिस डेट में एक्चुअल पेमेंट हुई है उस डेट के बीच में जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइडेड होगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ड्यू डेट लिखी नहीं है, तो ये ड्यू डेट की जगह कौन सी डेट आ जाएगी? वो डेट आ जाएगी जिस दिन सेलर अपनी पेमेंट डिमांड करता है और उस डिमांड से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट के बीच का जो पीरियड है उसमें आपको पेमेंट करना, डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट पे करना होगा. राइट? ठीक है. यस मैम. राइट अगेंस्ट बायर सिर्फ यही 4 पॉइंट है. सूट फॉर प्राइस, फॉर डैमेजेस, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर रेपुटेशन एंड सूट फॉर इंटरेस्ट. लास्ट टॉपिक ले रही हूं मैं आज इसका एक्ट का, ऑक्शन सेल्स. मैम ये रेपुटेशन थर्ड पॉइंट दोबारा बताना. शूट फॉर रेपुटेशन. Where the buyer repudiates the contract. बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को, रेपुडिएट्स का मतलब इस चीज को कैंसिल करना. बायर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी के पहले, तो सेलर ने उस प्रोडक्ट को अगर बनाने में कुछ कॉस्ट लगाई है, आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली रेडी कर रहा है, तो वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है. दिस इज द सूट. ठीक है. यहाँ पे डैमेज इसलिए आएगा क्योंकि उसने गुड्स तो डिलीवर किया ही नहीं ना, तो वो गुड्स की प्राइस नहीं क्लेम करेगा, उसको जितना नुकसान हुआ. लॉ भी यही कहता है ना कि एक्स्ट्रा फायदा मत लो, लेकिन अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल होने से, तो वो डैमेज आप मांग लीजिए. तो वो डैमेज फॉर ब्रीच वो सूट कर फाइल कर लेगा. क्लियर? चले लास्ट टॉपिक पे, ऑक्शन सेल्स. व्हाट इज ऑक्शन सेल्स? विधि नहीं, आवाज नहीं आई मुझे, क्लियर नहीं हुआ. आप नीलामी करते हैं जिसमें लोग फाइट करते हैं. हाँ राइट. नीलामी जिसे कहते हैं उसे कहते हैं ऑक्शन सेल. पता है होता है नीलामी क्या होती है? हिंदी मूवीज में तो बहुत देखी है आपने, है ना? Auction sale is a model of selling property by inviting bids publicly and property is sold to the highest bidder. हम क्या करते हैं? बिड्स को इनवाइट करते हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसे सेल करते हैं. ये ऑक्शन सेल होता है. In an auction sale, the auctioneer warrants the following. Warrants का मतलब यहाँ पे, warrants का मतलब अश्योर करना, मतलब जो वहां पे खड़ा है ऑक्शन के लिए, जो उस आइटम को ऑक्शन कर रहा है, वो पर्सन हमें ये अश्योरेंस देता है, हमें ये शो करता है. क्या शो करता है? द ऑक्शनर वारंट्स हिज अथॉरिटी टू सेल, कि उसके पास सेल करने की अथॉरिटी है. ही वारंट्स दैट ही हैज नो नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट इन हिज प्रिंसिपल टाइटल, उस प्रोडक्ट में और उसके टाइटल में. प्रिंसिपल टाइटल मतलब ओनरशिप. ओनरशिप में कोई डिफेक्ट नहीं है या उसकी नॉलेज में कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी वो हमसे कुछ छुपा नहीं रहा है. मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो आप ऑक्शन कर रहे हो वो अपने नेबर का, अपने पड़ोसी का या किसी और का आप ऑक्शन करने खड़े हो. ठीक है. जो प्रोडक्ट है वो आपकी नॉलेज में नहीं है,
आपकी जितनी नॉलेज है वहां तक आपको नॉलेज में नहीं है कि ये ओनरशिप डिफेक्टिव है। थर्ड पॉइंट, ही वॉरेंट्स टू गिव क्वाइट पोजीशन, मतलब एक बार अगर मैं उसकी प्राइस पे कर दूंगी उस गुड्स की तो मुझे क्वाइट पोजीशन मिलेगा। मतलब ये मैट्री हम क्वाइट पोजीशन पहले भी देख चुके हैं कंडीशन एंड वारंटीज में, तो मुझे अब क्वाइट पोजीशन मिलेगा। ठीक है ना। रूल्स रिगार्डिंग एन ऑक्शन। In the case of sale by auction, where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale. अगर lot में sale हो रही है तो हर lot separate contract of sale के अंदर आएगा। Second point, the sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer. ये वाली चीज आपने हिंदी मूवीज में देखी होगी, टक टक बजाते हैं वो, अभी ऑक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कैसे होता है। एक पर्सन बैठा होता है वहां पे और वो बोलियां लगाता है 31, 32, 33, फिर आगे से 40 की आवाज आती है, फिर 41, 42, 43। तो जब वो अपना हैमर टक करता है, इसका मतलब अब ये जिस प्राइस पे उसने टक किया, सपोज 43 पे उसने टक किया, 43 बोल के टक किया और 40 प्राइस आई थी, तो 40 फाइनल प्राइस हो गई और इस आइटम की बिड यही क्लोज हो गई। ठीक है, एक तो हुआ फॉल ऑफ ए हैमर और इन अदर कस्टमरी मैनर। अब हमें देखना है कि बाकी कस्टमरी मैनर होल वर्ल्ड में क्या है। कोई आइडिया है आपको? कोई और मैनर होता है ये टक करने के अलावा? होता है? चलो लिख लो और कौन से मैनर होते हैं। एक होता है क्लैपिंग, दूसरा होता है बैकिंग बॉल, बैगिंग बॉल ऑन द टेबल। किसी किसी कंट्री में ये यूज होता है। बैगिंग बॉल, बॉल को फेंका जाता है टेबल पर और वो उसका मतलब होता है कि जो ये ऑक्शन चल रहा था ये क्लोज हो गया और जिस प्राइस पे ये बॉल बैक की जाती है तो वो प्राइस फाइनल प्राइस हो गया, क्लोज। क्लैपिंग, ताली बजाई जाती है जोर से कि अब ये क्लोज हो गया। एंड until such announcement is made, any bidder may retract his bid. जब तक ये किया नहीं जाता तब तक बिडिंग कंटिन्यू रहेगी। कोई भी बिडर किसी भी जगह पे किसी भी प्राइस को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such rights is expressly so reserved but not otherwise, the seller or any one person on his behalf may, subject to the provisions therein after contained, bid at the ऑक्शन। मतलब ये राइट जो है वो सेलर के पास रिजर्व होता है, चाहे तो सेलर खुद आ सकता है या उसके बिहाफ पे वो अपने बिहाफ पे किसी और को प्रेजेंट कर सकता है। Where the sale is not notified to the subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller. मतलब अगर सेलर को ये पहले से बताना होगा कि मेरे बिहाफ पे कौन आएगा। अगर उसने ये पहले से नोटिफाइड नहीं किया तो ये लॉफुल नहीं होगा सेलर के लिए कि वो किसी और को एम्प्लॉय करे बिड करने के लिए। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है। Or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person at any sale contravening his rule may be treated as fraudulent by the buyer. अगर सेलर पहले से नोटिफाई नहीं करता तो ये उसको अनलॉफुल माना जाएगा और फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। The sale may be notified to be subject to a reserved or upset price. ये क्या होती है? रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस क्या होती है? इसे और भी नामों से जाना जाता है, वो है बेस प्राइस। इससे या इससे ज्यादा? इससे या इससे ज्यादा, इससे तो नहीं होता, इससे ज्यादा पे आप चलोगे। मतलब मैंने ये बेस प्राइस कोट कर दिया है। सपोज अगर कोई हाउस सेल हो रहा है और हाउस की आपने कॉस्टिंग लगाई वैल्यूअर से और उसने कहा कि 4 करोड़ पे आप उस दिन ऑक्शन करने खड़े हुए।
4 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ पे, तो 4 करोड़ तो बेस प्राइस है ही, इससे नीचे आप नहीं बोली देते हो। जो भी बिड दोगे आप, वो बिड इससे ऊपर दोगे। यू स्टार्ट फ्रॉम द 4 करोड़, तो वो अनाउंस करेगा 4 करोड़ के ऊपर उसकी बिड चलेगी। सो दिस इज द बेस प्राइस, रिजर्व प्राइस, और उसको एक और वर्ड भी कहते हैं मिनिमम प्राइस। सबका मीनिंग एक ही। मैम प्राइस फिक्स भी हो सकता है? फिक्स कैसे होगा जब ऑक्शन में आए हो बेटा? आप तो ऑक्शन का मतलब ही है, फिक्स होता तो आप मार्केट में सेल कर लेते, ओपन सेल कर लेते, सेल लगा के सेल कर लेते, अनाउंस करके सेल कर लेते, एडवर्टाइज करके सेल कर लेते। ऑक्शन सेल में आप आए ही इसीलिए हो क्योंकि आपका ये जो रिजर्व प्राइस, बेस प्राइस है, इससे आपको ऊपर चाहिए और आपको नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी की कितनी वर्थ है, ये कहां तक जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको एडवर्टाइज किया कि मैं इसको ऑक्शन कर रही हूँ। अब ऑक्शन में आपने एक बेस प्राइस फिक्स कर लिया है, वैल्यूएशन से की जाती है, वैल्यूअर से, और उस प्राइस के ऊपर फिर हम, मार्केट ओपन है, जो भी आए उस टाइम ड्यूरेशन में, जब तक ये कुछ भी कस्टमरी ना हो रहे, मतलब एक हैमर ना प्लेस हो, तब तक आप उसकी बोली लगाते रहिए। और वैसे भी आप मैक्सिमम जाती है, जो भी मैक्सिमम होगी वो फिर ओके हो जाएगी। ठीक है, वो तभी ऐसा ही है कि जैसे अगर होटल सेल हो रहा है, तो होटल सेल होने में हमें तो नहीं बुलाया जाएगा ना। होटल इंडस्ट्री के जितने भी मेन पर्सन्स हैं जो एग्जिट करते हैं, उनको फिर इंफॉर्मेशन जाती है पर्सनली कि ये होटल सेल हो रहा है, प्लीज इस ऑक्शन के दिन आइए, क्योंकि वही लोग तो आएंगे उसको लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। यहाँ पे जो है ना, वॉइडेबल तो है ही, आप लोग इसका मीनिंग जानते हो। ऑप्शन ऑफ द बायर बता दूं, ये हाईएस्ट बायर है, सारे लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हाईएस्ट जो बायर होगा उसी के विश के ऊपर वॉइडेबल होगा। बट व्हाट इज दिस प्रिटेंडेड बिडिंग? सब कुछ पता चल गया, प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होता है बस ये बता दो। पहले से डिसाइडेड होता है? नहीं, पहले से डिसाइडेड नहीं। योगेश, आप क्लास में हो? यस मैम। व्हाट इज प्रिटेंडेड बिडिंग? मैम मैं भी ऐसा होगा कि हम बीच में ना एक बिड वैसे अपनी तरफ से कर देते हैं जिससे कि हमारा जो प्राइस है ना वो ज्यादा हो जाए। यश जैन, आर यू इन द क्लास? यस क्लास में। हाँ, तो क्या आइडिया है आपका प्रिटेंडेड बिडिंग का? मैम एक जो फिक्स्ड बिडिंग होती है मैम उस पे सेट कर देते हैं। चलो मैं बता दूं, प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब हुआ कि मैं अगर किसी चीज को सेल कर रही हूँ, मैं ऑक्शनर हूँ, तो मैंने अपने 2-3 लोग जो सामने भीड़ है उस पब्लिक के अंदर अपने 2-3% बिठा दिए हैं। मेरा प्रोडक्ट जो है वो 10 लाख से स्टार्ट हुआ, किसी ने उसके ऊपर कोट किया 12, तो मेरा जो पर्सन बैठा है, अब देख रहे हैं कि 12 के ऊपर जा नहीं रहा है, 12.1, 12.2, 12.3 हो रहा है और आगे प्राइस बढ़ नहीं रही है। तो क्या होगा, हम, मेरा जो पर्सन बैठा है वो उसमें से बोलेगा 15, तो अब किसी और को लगेगा वो कोट कर देगा, जिसने, या सपोज जो 12 वाला है ना, जो ये सोच के खुश हो रहा था कि मुझे ये 12 में मिल जाएगा, उसको वो आइटम चाहिए ही, तो वो 16 बोलेगा। वो 16 जैसे ही बोलेगा, आप 16.1, किसी ने 17 बोला, 18 बोला, ठीक है, तो अब 16 के ऊपर प्राइस नहीं जा रही है, तो जो दूसरा मेरा पर्सन बैठा है वो वहां पे शायद 20 कोट कर देगा, 20। तो प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब है कि जो बिडर्स बैठे हैं उनके अंदर 2-3 जो ऑक्शनर के लोग हैं वो हैं, और वो आर्टिफिशियली प्राइस को रेस कर रहे हैं। दे आर नॉट द बायर, आर्टिफिशियली प्राइस को रेस कर रहे हैं, दैट इज प्रिटेंडेड बिडिंग। और ये प्रिटेंडेड बिडिंग जब बिडिंग क्लोज हो गई उसके बाद पता चली, तो जो ऑप्शन ऑफ द बायर, जो हाईएस्ट बायर है, उसी को नुकसान हुआ ना। हाईएस्ट बायर इस पे कॉल ले सकता है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाएगा और वो चाहे तो वॉइडेबल हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ पूछो। मैम उसे पता लगे तब ना।
हाँ पता लगे तब ना। तो देखो वॉइडेबल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में तभी होता है जब मुझे पता चले कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तब मैं या तो एक्शन लूंगी, या फिर मुझे ये समझ में आए कि नहीं कुछ मतलब कुछ मुझे महसूस हो, तभी तो मैं एक्शन लूंगी। बायर तभी एक्शन लेगा ना जब उसे पता चलेगा कि कुछ हुआ है। जब उसे पता ही नहीं है तो फिर कुछ हुआ भी होगा तो हुआ होगा। यस मैम। ठीक है मैम अगर बोली वहीं पे रुक गई, मतलब जो डील कर रहा था उसके जो थे असाइनी, उन्होंने जो बोली लगाई, अगर वहां पर ही स्टॉप हो गई बिड, तो उनको पे करना पड़ेगा अमाउंट। वो पे भी करेंगे तो क्या फायदा, वो तो सेलर का ही पार्ट है ना। आपको क्या पता चलेगा कि उन्होंने पे किया नहीं किया। बट मैम दिखाने के लिए तो बिड क्लोज हो गई, बट जिस प्राइस पे रुकी वो उनका अपना ही प्राइस था, बाहर पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा ना, बिड तो अपने आप खत्म हो गई। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उस प्रोडक्ट को, हाँ होता भी है मैम ये ऐसे। होता बहुत होता है, Yes, बहुत होता है ये। जो मतलब आप लोग जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो ये ऑक्शन सेल वाला जो पोर्शन है, हम बिड पे तो नहीं जाते हैं, बहुत कम बिड पे जाते हैं, लेकिन बाकी जो टेंडर है ना, रोज का काम होता है। मैक्सिमम टाइम हमारा टेंडर में जाता है, टेंडर इवेल्युएट करना, टेंडर ओपनिंग करना, प्राइस बिड ओपन करना, प्राइस बिड इवेल्युएट करना, यही काम करते हैं। या फिर हम टेंडर बनाने का, क्योंकि वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, तो हर प्रोडक्ट को हमें बहुत अच्छे से देखना होता है, कॉन्ट्रैक्ट की एक एक लाइन देखनी होती है, तो हमारा ये बहुत अच्छा काम है। मास्टर समझे जाते हैं हम लोग इसमें। आगे चले या कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना है? कोई और डाउट है माइंड में? नहीं? हाँ ओ मैम। ओके चलो, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन ऑप्शन। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स में ये आया प्रिटेंडिंग बिडिंग, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगी। व्हाट इज नॉकआउट एग्रीमेंट, व्हाट इज डैम्पिंग, व्हाट इज पफर्स। पफर बहुत छोटा सा है। पफर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स। बिड्स डाली जाती हैं। बिड्स का फंक्शन आप लोगों को कुछ आइडिया है? कभी घर में किसी से सुना हो या किसी और टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया हो, बिड्स कैसे काम करती हैं, क्या होती है बिड्स? क्योंकि एक बार अगर बिड्स का आपको आइडिया मिल गया ना, तो ये पूरा टॉपिक बहुत आराम से आपको, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मक्खन की तरह निकल जाएगा। सारे कौन कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप लोग को बोलना पड़ेगा। ऐसे चुपचाप अगर बैठ के सुनते रहोगे तो शायद मैं तो जल्दी से अभी कंप्लीट कर दूंगी 5 मिनट के अंदर। मत बोलो, गुड चॉइस। मैंने बता दिया, पफर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स। याद कर लेना, फिक्टिशियस बिड से सेलर से अपॉइंट होता है पफर। नाउ नॉकआउट एग्रीमेंट्स, it is a sort of tactic, understanding, agreement among the intending bidders. ये कौन है? intending bidders है। To stifle competition by not bidding against each other in an auction sale. क्या कर रहे हैं वो लोग? कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। Such agreements are illegal. इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट है तो ये इलीगल होता है। And the seller can protect his interest against such agreement by reserving his right to bid at the auction or by fixing a reserve price. Knockout agreements, एक ब्रिज है, इसका कंस्ट्रक्शन होना है, इसके लिए मैंने टेंडर फ्लोट किया। मार्केट में 5 बड़े बिल्डर्स हैं, ये लोग बिल्डर्स हैं। प्रोसेस क्या कहता है कि मैंने ब्रिज का टेंडर फ्लोट किया, ये 5 इस टेंडर में अप्लाई करें, इसमें आए और अपनी अपनी इस ब्रिज को कंस्ट्रक्शन की प्राइस कोट करें। ठीक है, और ये ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का है, तो जिसका लोएस्ट प्राइस होगा, कंस्ट्रक्शन का है ना, तो जिसका लोएस्ट प्राइस होगा मैं उससे वो टेंडर अवार्ड कर दूंगी और वो आगे ब्रिज का काम करेगा। लेकिन ये बिल्डर्स क्या करते हैं, इन्होंने आपस में, ये 5 ने
ये पांचों कंपटीशन में आ जाएंगे ना कि अपना अपना प्राइस कोट करेंगे, तो हर किसी का कंपटीशन चलेगा कि मैं कितना लोएस्ट कोट करूं। ठीक है, समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा धीरे जा रही हूँ। तो इस कंपटीशन में क्या होगा, जो ऑक्शनर है जिसका जो मैं टेंडर दे रही हूँ, मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे कम से कम प्राइस में ये ब्रिज रेडी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्डर्स क्या करते हैं, ये आपस में एक नॉकआउट एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये पांचों ने एक एग्रीमेंट कर लिया, और ये एग्रीमेंट ऐसा किया इन्होंने कि जैसे ये वाला ब्रिज का टेंडर है, इसमें कोई एक ही अप्लाई करेगा, एक ही जन आएगा, और वो जो प्राइस कोट करेगा उस पे नेचुरली वो एक आया है और किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो मैं एक को अवार्ड कर दूंगी। तो वो जो प्राइस कोट करेगा उस पे उसको टेंडर अवार्ड हो जाएगा। दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, उसमें दूसरा आ जाएगा, तीसरे में तीसरा आ जाएगा, चौथे में चौथा आ जाएगा। इस तरीके से इस एग्रीमेंट का बेनिफिट इन 5 बिल्डर्स को तो मिल जाएगा। लॉस किसका होगा? मेरा लॉस होगा, जो मैं ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे लोएस्ट प्राइस मिल ही नहीं पाएगी, और ये इस तरीके से अर्न करते रहेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है कि ये जो इनका नॉकआउट एग्रीमेंट है ना बिल्डर का, वो इलीगल है। और अगर ये पता चल जाए कि इनका ये एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है, और इन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट कर रखा है, क्योंकि एक ग्रुप में देखा हमने, एक ब्रिज के टेंडर में देखा एक आया, दूसरे के टेंडर में देखा दूसरा आया, तीसरे में देखा तीसरा आया, बाकी लोग आए ही नहीं, या आए तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस, अलग सी प्राइस कोट कर रखी है कि बेनिफिट सिर्फ एक का हो। तो इस तरीके से जब आप आके नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट है जरूर, और जब वो और डिटेल में जाओगे तो और क्लियर हो जाएगा, और दिस इज इलीगल एंड पनिशेबल। ओके, दिस इज अ नॉकआउट एग्रीमेंट। Now dumping. Dumping is an act to dissuade the intending buyer from, इसमें क्या है? Dissuade मतलब उसका डिसइंटरेस्ट बनाते हैं कि बायर जो है, इंटेंडिंग जो खरीदने वाला है, फ्रॉम बिडिंग और फ्रॉम रेजिंग द प्राइस बाय पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स इन द गुड्स। क्या कर रहे हैं हम? अपने ही गुड्स में डिफेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, और बाय डूइंग सम अदर एक्ट्स व्हिच प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम फॉर्मिंग ए फेयर एस्टिमेट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। डैम्पिंग इज इलीगल एंड द ऑक्शनर कैन विथड्रॉ द गुड्स फ्रॉम ऑक्शन। कोई मूवी देखी होगी ना ऐसी, जिसमें कि एक घर सेल हो रहा था, छोटा बेटा चाहता है कि घर ना बिके, वो एकदम टाइम पे पहुंचता है, और वहां पे जितने बायर्स होते हैं उनको बताने लगता है कि इस घर में भूत है, इस बंगले में भूत है। तो ये सुन के कि उस बंगले में भूत है, बाकी जो लोग हैं वो खरीदना नहीं चाहते हैं, और वो उसकी सही प्राइस नहीं लगाते हैं और चले जाते हैं, ऑक्शन कैंसिल हो जाती है। या फिर जब वो लोग मना कर देते हैं तो वो एक जो भी प्राइस दे रहा है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई उस घर की, अब उस पे जो भी प्राइस दिया जा रहा है, ऑक्शनर उसी प्राइस पे उसको सेल कर देता है। सो दिस इज डैम्पिंग, अपने ही प्रोडक्ट में फॉल्ट, डिफेक्ट बताना, सो दैट बायर उसको ना खरीदे, और डिफेक्ट भी ऐसा बताना कि सही नहीं बताना, झूठ झूठ बताना। क्लियर? यस मैम। या फिर जो ऑक्शनर करने के लिए खड़ा है, वो उस प्रोडक्ट को ऑक्शन पे तो आ गया है, मजबूरी है उसकी, लेकिन वो उसको सेल नहीं करना चाहता है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन देगा कि अरे ये तो ऐसा है, इसमें ये कमी है, ये कमी है, फिर भी खरीदना चाहते हो तो बोलो, खरीदो, लगाओ प्राइस। दिस इज डैम्पिंग। मैं अपने ही प्रोडक्ट में खुद ही डिफेक्ट बता रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है कि जिससे बायर उसका सही प्राइस ना लगाए। पहली बात ये तो प्राइस ही सही ना लगाए तो गलत प्राइस मिलेगी, मुझे तो मिल नहीं रही है, किसी और को मिल रही है, या फिर खरीदे ही नहीं, चले जाए। तो दिस इज डैम्पिंग। ओके फाइन। अभी यहाँ पे आके आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो गया, और अब आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स की बुक थी वो भी पूरी कंप्लीट हो गई है, और ये आज आपकी लास्ट क्लास ही ले रही हूँ। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैं मैम आप चाहती डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपने कहा था 1-2 क्लास ले लेंगे इसके लिए। कोई क्वेरी दी है आप लोग ने ग्रुप में? जो आपका नया ग्रुप फॉर्म हुआ है, मुझे नहीं लगता उसमें तो कोई क्वेरी थी, एक थी शायद। उसमें आप ऐसा करो, फ्रेश आज से ही डालना शुरू कर दो, तो देखती हूँ, या तो कल ले लूंगी या फिर परसों ले लेती हूँ, और आप लोग के डाउट्स क्लियर कर देती ओके मैम। हूँ। ओके,
जितना डाउट्स उसमें दोगे या तो छोटे मोटे होंगे तो मैं वहीं क्लियर कर दूंगी, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसके लिए क्लास रेस करके कर देती हूँ, तो फिर क्लास रेस कर लेंगे। डन? Shall I close? Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, Oh, ma'am, thank you. welcome.